नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3rd, 4th एंड 5th सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली डाउनलोड आवर करंट अफेयर एप्लीकेशन, जहां पर आपको हमारे सभी कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम यहां पर डिस्कस करेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में, जो कि आईएमएफ से रिलेटेड है। फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेट एनिमल एंड बर्ड्स ऑफ लद्दाख। रिसेंटली लद्दाख के स्टेट एनिमल और बर्ड्स को डिक्लेयर किया गया है, उसे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम एक फेमस पर्सनालिटी उधम सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 63rd रैमन मैग्सेसर अवार्ड के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल कोर्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर हम डिस्कस करेंगे बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड के बारे में। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं डैमटिया के बारे में, एक डिजीज है, क्या होता है ये डिटेल से समझेंगे। और लास्ट आर्टिकल आज का हमारा होगा भीतरकनिका नेशनल पार्क से रिलेटेड। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, विच इज रिलेटेड विद स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ। ओके, देखिए रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को एक अलोकेशन किया है स्पेशल ड्राइंग राइट्स का। उसका अमाउंट जो एलोकेट किया गया है इंडिया को वो है 12.57 बिलियन। ओके, अगर इसको हम एक्सचेंज वगैरह करें तो 17.86 बिलियन डॉलर्स के अराउंड इसकी रेट प्राइस पड़ता है। ओके, अगर हम इंडिया की स्पेशल ड्राइंग राइट्स लिमिट की बात करें तो वो आती है 13.66 बिलियन के अराउंड। ठीक है, तो रिसेंटली इतना जो है अमाउंट वो हमें एलोकेट किया गया है। अब ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते क्या हैं, कैसे इनका एलोकेशन किया जाता है कंट्रीज को, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस तरह का एक पेपर वगैरह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो पेपर दिया गया है, स्पेशल ड्राइंग राइट दिया गया है, इसका अमाउंट कितना है 10 बिलियन। ओके, किसके द्वारा इशू किया जाता है इस पेपर को, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस तरह की एक सील रहेगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ओके, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से समझते हैं, कब दिया जाता है, किस प्रकार से इसका जो फंड जो अमाउंट है उसको डिसाइड किया जाता है। तो देखिए ये जो है एक क्लेम होता है, ठीक है ना, इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन अ फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ कंट्री मेंबर्स। ठीक है, जितनी भी आईएमएफ की करंट मेंबर कंट्रीज हैं वो क्या कर सकती हैं, एक फ्री अमाउंट जो एक सर्टेन अमाउंट क्लेम कर सकती है आईएमएफ की तरफ से। ओके, ये कोई करेंसी नहीं है किसी भी प्रकार का, हम बोल सकते हैं कि एक परमानेंट क्लेम नहीं है, ये वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग टाइम पर इसका जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो सकता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है ये, तो देखिए एक कंट्री के पास क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया के पास फॉरेन करेंसी का क्या होगा, कुछ ना कुछ फंड होगा, यानी कि हमारे पास फॉरेन करेंसी जो होंगी वो हमारे पास रहेंगी, जो हम बिजनेस वगैरह करते हैं। तो इंडिया के पास कितना यूएस डॉलर है, हमने क्या किया होगा, यूएस में ले जाकर कुछ अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उनको प्रोवाइड की होगी, तो उसके बदले हमें यूएस डॉलर मिले होंगे। वैसे ही हमें यूरो मिला होगा, जापानीज येन मिला होगा, ठीक है, और पाउंड मिला होगा, और चाइनीज रेमनबी मिला होगा, जो चाइनीज करेंसी है वो हमें मिला होगा ट्रेड करने के साथ। ठीक है, तो इनका कितना अमाउंट इंडिया के पास अवेलेबल है, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं उनका लिमिट डिसाइड होता है। ये अमाउंट जो है आप क्या कर सकते हो, आईएमएफ में से विड्रॉ कर सकते हो स्पेशल सिचुएशंस आने पर, ऑकर होने पर। ओके, तो यह है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, याद रखिएगा इसके बारे में। अब डिस्कस करते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या, तो देखिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में विद ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, उसके बाद जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी वगैरह और वर्ल्ड को एक नया शेप देने के लिए, ठीक है, डेमोक्रेसी वगैरह को स्टैब्लिश वगैरह करने के लिए एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था, जैसे कि यूनाइटेड नेशन को सेटअप किया गया था, वर्ल्ड बैंक को सेटअप किया गया था। ठीक है, और वैसे ही आईएमएफ को भी सेटअप किया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मकसद क्या है, क्यों इसको सेटअप किया गया था आईएमएफ को, जब कंट्रीज के बीच में ट्रेड वगैरह होगा तो क्या एक स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बना रहे, यानी कि जो एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है ना, $1
कितने रुपए के बदले मिलेगा, ठीक है। कंट्रीज के बीच में क्या बना रहे, एक इक्विलिब्रियम बना रहे, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन बनी रहे जहां पे किसी भी कंट्री के बीच में किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, इसीलिए आईएमएफ को सेटअप किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिवर रिलेटेड विथ अ इंपॉर्टेंट रिवर जो कि रिसेंटली न्यूज में है, जिसका नाम है रिवर उनगोट। अब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है शायद गलत कर रहा हूं, अगर आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन जानते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये रिवर जो है ये कहां पर है, तो ये मेघालय में। अब ये न्यूज में क्यों आई ये रिवर, तो देखिए रिसेंटली जो है मेघालय की गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया था प्राइवेट डेवलपिंग कंपनी के साथ, जहां पर ये क्या करने वाले थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने वाले थे इस रिवर के ऊपर। लेकिन अब मेघालय गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। ओके, क्योंकि ये जो रिवर है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट इज द क्लीनेस्ट रिवर, ठीक है, क्लीनेस्ट रिवर है ये एशिया की, क्लीनेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ओके, इसीलिए ताकि इस रिवर में इतना क्लियर है कि आप क्रिस्टल क्लियर नीचे तक का वाटर को देख सकते हो, ठीक है, रिवर को एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम फ्रेश वाटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इतनी ज्यादा क्लियर है। इस रिवर को द्वावकी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो जो ईस्टर्न शिलोंग पीक है, जो हिल है मेघालय में, वहां से ओरिजिनेट होती है। और विलेज है हमारा मैवनोंग, उस विलेज से ये पास होती है, जिसे गॉड्स ओन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, विच इज क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर विद बांग्लादेश। ओके, और ये एशियाज क्लीनेस्ट विलेज है, ठीक है, ये जो विलेज की हम बात कर रहे हैं ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है, इसीलिए भी ये फेमस है। ओके, और बांग्लादेश के बहुत ज्यादा क्लोज है, बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए भी फेमस है। रिवर द्वावकी के कारण भी ये विलेज काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि क्लीनेस्ट रिवर ऑफ एशिया यहाँ से क्रॉस हो रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद स्टेट एनिमल एंड बर्ड। लद्दाख ने रिसेंटली अपने स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड को डिक्लेयर किया है। स्टेट बर्ड जो वहां का होने वाला है लद्दाख का, वो होगा ब्लैक नेक क्रेन। कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और वहां का जो स्टेट एनिमल होने वाला है वो होगा स्नो लेपर्ड। कैसा, इस तरह से दिखाई देते हैं स्नो लेपर्ड, सभी जानते हैं इनके बारे में। ओके, चलिए स्नो लेपर्ड के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक सी चीजें। स्नो लेपर्ड्स जो होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं हेल्थ का, माउंटेन इकोसिस्टम की हेल्थ का। ओके, अगर अच्छी हेल्थ होगी माउंटेन इकोसिस्टम की तो अच्छे अमाउंट में आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। अगर हेल्थ डिटोरिएट होगी तो इनका नंबर्स भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। दे आर अमंग्स द टॉप प्रेडेटर इन द फूड चेन या फिर फूड वेब। ओके, हैबिटेट कहां पर देखने को मिलते हैं, तो माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। इंडिया में वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस दोनों ही जगह पर वो आपको देखने को मिलेंगे। स्नो लेपर्ड कैपिटल जो है वर्ल्ड का वो बोला जाता है हेमिस, ठीक है, जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट नेशनल पार्क है। सबसे पहले तो इंडिया का बिगेस्ट नेशनल पार्क है, और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड का नंबर जो है वो हेमिस नेशनल पार्क में ही देखने को मिलता है। अगर हम इसके प्रोटेक्शन की बात करें, स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन तो वनरेबल कैटेगरी में रखे गए हैं, बस ये याद रखिएगा, और आईयूसीएन की अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इन्हें रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक नेक्ड कैरिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बेसिक बातें। देखिए इनका शेप साइज वगैरह कैसा होता है ये सब जानने की जरूरत नहीं है हमें, बस एक ही पॉइंट इनसे आप याद रखो, हैबिटेट कहाँ पर है, तो ये तिब्बतियन प्लेट्यू में पाए जाते हैं, ठीक है, लद्दाख वगैरह में देखने को मिलेंगे। ओके, फिर भूटान, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी आपको ये ड्यूरिंग विंटर्स देखने को मिल जाएंगे। प्रोटेक्शन स्टेटस शेड्यूल 1, ओके, और नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद उधम सिंह। ओके, अब उधम सिंह रिसेंटली क्यों न्यूज में आए हैं, देखिए एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई है जलियांवाला बाग मेमोरियल से रिलेटेड। देखिए क्या हुआ है, रिसेंटली जलियांवाला बाग मेमोरियल को रिनोवेट किया गया है, और उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जिसके कारण जो हिस्टोरियन है या फिर कुछ लोग जो हैं वो कंसर्न अपना जता रहे हैं, ठीक है। जो जलियांवाला बाग है मेमोरियल है, इट शुड नेवर बी ट्रीटेड एज अ पिकनिक स्पॉट, ठीक है। वहां पर अगर लोग जाएं, विजिट करें, तो ऐसा नहीं कि मस्ती करने, फन करने की मकसद से वहां पर जाएं, ठीक है। अगर वहां पर लोग जा रहे हैं, जलियांवाला बाग मेमोरियल को लोग विजिट कर रहे हैं, देन दे शुड हैव अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग देम, और एक ट्रिब्यूट होना चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने क्या किया, अपनी
जान गंवा दी इस देश की आज़ादी के लिए, ठीक है। एक इमोशनल स्पॉट होना चाहिए जलियांवाला बाग मेमोरियल, ना कि एक फन स्पॉट होना चाहिए, ओके। तो इसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है जलियांवाला बाग मेमोरियल, और उसी से रिलेटेड उधम सिंह भी न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इनका एक स्टैचू जो है वो इंस्टॉल किया गया है बाग के कॉम्प्लेक्स में। अब ये है कौन उधम सिंह? देखिए, इन्हें शहीद आज़ाद सरदार उधम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, फिर ग्रेट मार्टायर के नाम से भी जाना जाता है, ओके। इनका जन्म हुआ था 1899 में। देखिए क्या हुआ था जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद जो है उधम सिंह काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे, इनको काफी ज्यादा आघात हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर से। भगत सिंह को ये अपना आइडल मानते थे और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे उनसे। इन्होंने क्या किया, गदर पार्टी को ज्वाइन किया 1924 में, ठीक है। और जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, माइकल ओ डायर, ठीक है, इन्हें शॉर्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ जनरल डायर। वो जनरल डायर को मारना चाहते थे जिन्होंने कि पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर किया था, लेकिन बाय मिस्टेक ये क्या कर देते हैं, माइकल ओ डायर की हत्या कर देते हैं 1940 में। कहां पर जाकर, ब्रिटेन में ही जाकर, ओके। और इसके कारण इनको क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 31 जुलाई 1940 को, ठीक है। तो ये थे उधम सिंह, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद 63rd रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रिसेंटली इस अवार्ड को अनाउंस किया गया है। कहां पर इसको अनाउंस किया जाता है, सेरेमनी कहां पर होती है, तो याद रखिए मनीला फिलीपाइंस में होती है, ओके। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, इस अवार्ड को एशियाज नोबेल प्राइज, याद रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। कब इसको स्टैब्लिश किया गया था अवार्ड को, जानना जरूरी नहीं है, बट स्टिल इंफॉर्मेशन के लिए 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, सिर्फ नॉलेज पर्पज से। किसके नाम पर रखा गया, तो रेमन मैग्सेसे जो है एक थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपाइंस हुआ करते थे, उनके नाम पर इस अवार्ड को रखा गया है। अगेन नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। किन कैटेगरीज में दिया जाता है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, जर्नलिज्म वगैरह, लीडरशिप, अगर आपने समाज के प्रति कुछ अच्छा काम किया हो, पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन सारे फील्ड में दिया जाता है, ओके। विनर, इस बार के विनर कौन रहे, तो बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी हैं, ओके। इन्हें अफोर्डेबल वैक्सीन चैंपियन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद सकीब हैं, जिन्हें पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए दिया गया है। और भी बहुत सारे नाम हैं, तो ये सारे नाम याद रखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। बस अगर इंडिया का कोई व्यक्ति होता तो हम उसका नाम याद रखते हैं, बाकी और कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इस अवार्ड के बारे में। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वर्चुअल कोर्ट से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहे रीसेंट वर्चुअल हियरिंग से, ठीक है। देखिए वर्चुअल हियरिंग जैसे कि आप ऑनलाइन एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आप फेस करते हो, वो क्या होती है, डिस्कनेक्शन की। बीच बीच में आपकी क्लासेस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, क्लियर वॉइस नहीं आ पाती है, वॉइस ब्रेक होती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आप फेस करते हो, ग्लिच करते हैं वीडियो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह आपने इंस्टॉल किया है वो ठीक नहीं है। तो वर्चुअल हियरिंग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कोविड पैंडेमिक के चलते क्या किया गया, वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन हियरिंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसे ई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर या फिर प्लीनरी पावर को भी बोला जाता है इसके, आर्टिकल 142 इसका यूज किया और डायरेक्शन दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम जुडिशियल प्रोसीडिंग करेंगे। अब ऑनलाइन प्रोसीडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले तो एफोर्डेबल जस्टिस, कहीं भी जाने को, अब आपका कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप घर बैठे बैठे ही अपने केस की हेयरिंग वगैरह कर सकते हो, वरना आने जाने का खर्चा बढ़ जाता है, ओके। फिर फास्टर डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, फास्टर डिलीवरी होगी, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी ये भी रहेगा, डाटा शेयरिंग होगी, जो कोर्ट्स वगैरह है वो अपना क्या कर सकती हैं, डाटा शेयरिंग कर सकती हैं। इवन सिर्फ ई कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीडिंग से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ कोर्ट जजेस वगैरह जो है उन्होंने क्या किया, आपका केस वगैरह सुन लिया और उसकी प्रोसीडिंग कर दी, नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं ई कोर्ट में। यहाँ पर जो डाटा होगा उसको ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा। अगर किसी लॉयर को किसी केस की रेफरेंस लेनी है तो वो भी यहाँ पर क्या कर सकता है, ऑनलाइन उस केस को रिफर कर सकता है, जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उन्हें भी ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी ई कोर्ट के अंडर आती हैं, ओके। तो बहुत सारे एडवांटेजेस। चैलेंजेस क्या क्या है,
तो ऑपरेशनल डिफिकल्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुअर कनेक्टिविटी है, इको है, डिस्टर्ब हो जाते हैं बार बार इंटरनेट कनेक्शन ने, ठीक है। चीप उन एरियाज में इंटरनेट कनेक्शन, हमारे कंट्री में बहुत सारे एरियाज में इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, हैकिंग के चांसेस हैं, साइबर सिक्योरिटी का इशू है। ओके, इसके साथ साथ ई कोड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें इक्विप्ड स्टाफ चाहिए, वो उसकी भी कमी है इंडिया में। ओके, तो ये सारे चैलेंजेस है जिन्हें हमें दूर करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, अगर 5 में से अगर इसको मैं स्टार दूं तो इसको मैं 2 स्टार दूंगा, ठीक है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट स्टिल आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। रिसेंटली जो इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, शैलेंद्र सिंह, नाम याद रखिएगा बस, ये अवार्ड किसे दिया गया है, इससे ज़्यादा और भी कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सुन लीजिए। ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे लोगों को जिन्होंने की टर्टल कंजर्वेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, 29 ऑफ स्पीशीज जो है फ्रेश वाटर टर्टल्स की पाई जाती हैं इंडिया में, टोर्टोइज इन द कंट्री, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड? तो देखिए, सबसे पहले तो इस अवार्ड को नोबेल प्राइज फॉर टर्टल कंजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। अवार्ड दिया जाता है टर्टल सर्वाइवर अलायंस के द्वारा, आयुसियन टर्टोइज एंड फ्रेश टर्टोइज स्पेशलिस्ट ग्रुप, टर्टल कंजर्वेंसी एंड टर्टल कंजर्वेशन फंड। ये सारी एजेंसीज हैं जो कि इस अवार्ड को प्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज डेमेंटिया। अब डेमेंटिया एक डिजीज है जो कि आपके हम बोल सकते हैं माइंड से रिलेटेड या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। ओके, रिसेंटली जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की है जहां पर ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन द पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू डेमेंटिया के बारे में बताया गया। इस डिजीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये डिजीज होती क्या है। देखिए, एक तरीके का स्पेशल सिंड्रोम है जो कि क्या करता है, हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं ना उनको डेटरेट करता है। कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप जब आप बूढ़े होते जाते हो तो आप क्या होती है, आपकी मेमोरी वीक होने लगती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी इशू आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या होती है जब आपको अर्ली एज होने लग जाए और उनका जो इम्पैक्ट हो वो ज़्यादा हो, एजिंग के कारण होने से भी ज़्यादा इम्पैक्ट उनका हो, जैसे कि मेमोरी लॉस, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरी इफेक्ट हो रही हो, आप चीज़ें याद ना रहती हो छोटी छोटी, थिंकिंग में प्रॉब्लम जाती हो, ओरिएंटेशन कॉम्प्रिहेंशन ईजी से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, कुछ चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम होती है, जजमेंट में इश्यूज आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो इस डिजीज़ के कारण आपको हो सकती हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि 65% जो टोटल डेथ होती हैं इस डिजीज़ के कारण वो किसी की होती हैं, वुमेन्स की होती हैं। ओके, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया वही इसके सिम्टम्स हैं, मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी इन थिंकिंग वगैरह, ठीक है। क्या किन वजह से ये डिजीज हो सकती है? सबसे पहले तो देखिए, बेसिक जो कॉज बताए गए हैं वो हेड इंजरी होना, ब्रेन ट्यूमर वगैरह होना, या फिर एचआईवी इन्फेक्शन के कारण ये डिजीज आपको हो सकती है। ओके, और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, पैरानोमिया, स्ट्रेस वगैरह में है, डिप्रेशन वगैरह फेस कर रहे हैं, तब भी आपको इस डिसीज हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट इसका डिजीज का नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा आज का लास्ट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है भितरकनिका नेशनल पार्क से रिलेटेड। ओके, कहां पर लोकेटेड है ये नेशनल पार्क? तो उड़ीसा में लोकेटेड है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आपका बन गया, भितरकनिका नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? उड़ीसा में। रिसेंटली न्यूज में क्यों है कि कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि जो ब्राह्मणी रिवर बेसिन है उसमें से क्या किया जा रहा है, वाटर को उसका जो वाटर का चैनल है उसको चेंज किया जा रहा है, वाटर को डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे एरियाज में। तो उसके कारण क्या होगा, भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वो सीवियर थ्रेट के अंडर आ जाएगा। वहां पर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा, कम फ्रेश वाटर अवेलेबल रहेगा, जो एनिमल्स वगैरह डिपेंडेंट हैं उस वाटर के ऊपर वो सभी सफर करेंगे। ओके, तो ये कंसर्न्स वगैरह है। भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। ये जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया के यहाँ पर पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर कौन सा नेशनल पार्क आता है? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएं। ओके, ये एक रामसर साइट भी है, पता होना चाहिए आपको रामसर कन्वेंशन क्या होती है। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है इसे 1988 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये जो एस्चुरीज बनाती है, ब्राह्मणी रिवर, बैतरनी, धर्मा, महानदी रिवर, उसके कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है। एक एस्चुरीज वगैरह बनती है वहां पर ये लोकेटेड है, ठीक है।
ये वन ऑफ दी उड़ीसा फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ओके, और कंट्री के 70% जो एस्चुरीज या फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर देखा गया, उनको कंजर्व भी किया जाता है। ठीक है, फिर डिस्कस कर लेते हैं हम रिवर ब्राह्मणी के बारे में। तो ये कहाँ से अराइज होती है? तो ये निकलती है आपको, दो रिवर जब कन्फ्लुएंस होती हैं तो उसके बाद ये बनती है। एक रिवर का नाम है शंख और दूसरी है साउथ कूल। ये दोनों रिवर बनती हैं ब्राह्मण रिवर के नाम से, फिर ये आगे बढ़ती हैं। ठीक है, फिर फाइनली ये जाकर किसको, महानदी रिवर को जाकर मीट करती है और उसी में जाकर मर्ज हो जाती है। ओके, ये उन रिवर्स में से एक है जो कि ईस्टर्न घाट को कट करती है। अगर आपसे पूछा जाए क्या ब्राह्मणी रिवर ईस्टर्न घाट को कट करती है, तो डेफिनेटली ये ईस्टर्न घाट को कट करती है और एक जॉर्ज टाइप का क्रिएट करती है, जिसे रिंगाली, वहां पर ये एक जॉर्ज अपना बनाती है और जहां पर एक डैम भी बनाया गया है। सो गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।